नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। देश में रियल एस्टेट का स्वर्णिम काल चल रहा है। कम से कम आए दिन जारी हो रहे रिपोर्ट्स के आंकड़े तो यही कह रहे हैं, लेकिन क्या रियल्टी सेक्टर से जुड़े सभी लोगों के लिए ऐसा है? आप इस पर मंथन करिएगा, लेकिन पहले यह समझिए, रियल एस्टेट जिन स्तंभों पर चलता है वो है घर खरीदार, बिल्डर, बैंक या वित्तीय संस्थान और रेरा। घर बन रहे हैं घर खरीदारों के लिए, बिल्डर बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं घर खरीदारों के लिए, बैंक प्रोजेक्ट को फंड करते हैं, होम लोन देते हैं घर खरीदारों के लिए। इस पूरे क्रम में कहीं कोई विवाद होता है तो रियल्टी सेक्टर का रेगुलेटर रेरा है घर खरीदारों के लिए। जब सब कुछ घर खरीदारों पर आधारित है तो घर खरीदारों की स्थिति क्या है? उनकी स्थिति समझिए देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के हालिया बयानों से। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा बैंकों और बिल्डरों ने साठगांठ कर घर खरीदारों को फिरौती की तरह इस्तेमाल किया है, यहां तक कि एसआईटी गठित कर सीबीआई जांच की बात कही है। दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्डरों को आईबीसी के तहत संरक्षण नहीं दिया जा सकता है, भले ही वो दिवालिया प्रक्रिया का सामना कर रहे हों। कोर्ट ने कहा कि यदि डेवलपर्स उपभोक्ता संरक्षण कानूनों और अन्य कानूनी दायित्वों से बचने के लिए दिवालिया प्रक्रिया का सहारा लेते हैं तो ये गलत प्रवृत्ति होगी। एक और मामले में तो सर्वोच्च अदालत ने रियल एस्टेट रेगुलेटर यानी रेरा को लेकर कहा है कि घर खरीदारों के निवेश की रक्षा के साथ साथ रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय कानून के तहत स्थापित रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण का कामकाज निराशाजनक रहा है। एपेक्स कोर्ट की ये टिप्पणियां रियल एस्टेट सेक्टर के उस पहलू को उजागर कर रही हैं जिसे आम लोगों से छिपाया जाता है या आप आम घर खरीदार रियल्टी मार्केट की चकाचौंध के आगे नजरअंदाज कर जाते हैं। आज का ये शो बहुत अहम है हर घर खरीदार के लिए। हमारे साथ बड़ा ही खास पैनल है जो सुप्रीम कोर्ट की चिंता, उनकी टिप्पणियों को डिकोड करने की कोशिश करेगा। हमारे साथ हैं आदित्य परोलिया, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, अभय उपाध्याय हमारे साथ, प्रेसिडेंट एफपीसीई और मेंबर हैं सीएसी रेरा के, और हमारे साथ हैं आशुतोष खजूरिया, पूर्व ईडी फेडरल बैंक। तो आदित्य जी, आशुतोष जी और अभय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आदित्य जी आपके पास आएंगे, आपसे समझेंगे, शॉर्ट में और आसान शब्दों में समझाइए कि एक एक कर तीनों ही मामलों में एपेक्स कोर्ट ने क्या कुछ कहने की कोशिश की है। देखिए, पहला मामला है बैंक्स और बिल्डर्स का, जहां पर इनोवेटिव लोन्स का सहारा लेके प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया गया। यानी कि जो बैंक्स ने लोन बिना कंस्ट्रक्शन स्टेज को देखते हुए लोन्स इस तरह के बनाए कि 90 to 95% पैसा पहले दिन बिना फाउंडेशन को दे, जिस दिन बायर आता था उस दिन वो पैसा डिसबर्स कर देते थे बिल्डर को। और जो बिल्डर था वो उसने कुछ ऐसी साठगांठ कर रखी थी कि बिना कि मैं प्री ईएमआई दूंगा या कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स कर रखे थे जो आरबीआई के तहत इलीगल हैं। तो उनमें कई कैटेगरी ऑफ लोन्स हैं और ये बैंक्स डिसबर्स नहीं कर सकती थी, और उनके ऑफिशियल्स ने मार्केट किया, उन्हें फर्दर उसमें एनकरेज किया लोगों को एंटर करने के लिए। तो ये एक सिचुएशन है, क्योंकि आज वो बिल्डर दिवालिया हो गए हैं, तो लोन भी खड़ा हुआ है होम बायर्स का और उनको घर भी नहीं मिल रहा है। तो ये दोहरी मार हो गई है होम बायर्स पे। जो दूसरा मामला है वो ये है कि जो आईबीसी का संरक्षण मिलता था कंज्यूमर प्रोटेक्शन में बायर्स, बिल्डर्स और उनके डायरेक्टर्स को इंसॉल्वेंट होने के बाद, यानी कि अगर जजमेंट आ गया आपके फेवर में तो वो जजमेंट को कंप्लाई नहीं करते थे, क्योंकि ये कहते थे कि हमें मॉनिटोरियम लगा हुआ है सेक्शन 14 में या पर्सनल इंसॉल्वेंसी में, तो उसके तहत आप हमारे अगेंस्ट प्रोसीडिंग नहीं कर सकते हैं। बट जो अभी जजमेंट आया है उसने बहुत वाइड डेफिनेशन देके सुप्रीम कोर्ट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह डिफाइन किया है। तीसरा, उन्होंने रेरा की फंक्शनिंग में टिप्पणी करी है, क्योंकि रेरा में जो एग्जीक्यूशंस हैं, वर्किंग है, रेरा को हम हमेशा कोर्ट की तरह देखते हैं, बट रेरा एक रेगुलेटरी बॉडी भी है। तो वो जो रेगुलेटरी फंक्शंस और कोर्ट के दोनों फंक्शंस पर उन्होंने टिप्पणी करी हुई है। ये है तीनों मामलों का एक ब्रीफ में आइडिया। आशुतोष जी आपके पास आएंगे, आप बैंकिंग प्रणाली को बेहतर समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि सभी बैंक, क्योंकि मामला किसी एक शिकायत किसी एक बैंक से जुड़ा हुआ नहीं है, कोर्ट ने सभी बैंकों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है और जो शब्द इस्तेमाल किया है कि बैंक और बिल्डर साठगांठ कर घर खरीदारों को फिरौती की तरह इस्तेमाल करते हैं, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मैं जो जजमेंट है उसके ऊपर तो कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो उनका वो एक निर्णय है सर्वोच्च न्यायालय का। लेकिन जहां तक जांच की बात है, एक बैंकर होने, पूर्व बैंकर होने के नाते मैं समझता हूं कि शायद सभी बैंकर इसका स्वागत करेंगे, क्योंकि अगर कोई चीज जांच होती है और तो ये पता लगता है कि आपने कौन से रेगुलेटरी प्रोविजंस को वायलेट किया है, किसका आपने उल्लंघन किया है।
और अगर आरबीआई का, जैसा कि अभी मैं सुन रहा था वकील साहब को, तो अगर ऐसा है कि आरबीआई के किसी रेगुलेशन का वायलेशन किसी भी बैंक ने किया है, तो वो निश्चित रूप से उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो उन अधिकारियों को या उस बैंक को उसको भुगतने पड़ेंगे। तो अगर रेगुलेटरली कोई चीज परमिटेड नहीं है और उसके बाद भी किया गया, तो आरबीआई इसको बहुत उनके वार्षिक जो निरीक्षण होते हैं उसमें भी वो देखते हैं कि कौन कौन से रेगुलेटरी वायलेशंस हैं और उसके हिसाब से उनकी अपनी एक सूची होती है। उस सूची के हिसाब से, प्रायोरिटी के हिसाब से उनको फिक्स किया करने का एक टाइम टेबल होता है आगे के लिए, और जो किया गया है उसके लिए अकाउंटेबिलिटी निर्धारित होती है। और उसमें अलग अलग आप सुनते रहते होंगे कि फलाने बैंक को इतने की पेनल्टी लगी या इसको इतने का। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा उसके बारे में, और बाकी मिली भगत और क्या, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि किसने कहां पर क्या वायलेशन किया है। अभय जी, आपके पास आना चाहेंगे। सर्वोच्च अदालत ने इतने कठोर शब्दों में इस मामले पर टिप्पणी की है। हमने तो जी बिजनेस पर, प्रॉपर्टी प्लस में इस पर कई दर्जन शो कर डाले हैं। हमारे लिए कम से कम ये नई बात तो नहीं है, लेकिन खुशी है कि सर्वोच्च अदालत ने इस बार इस पर कार्रवाई की बात कही है। यानी लाखों घर खरीदारों को एक आशा की किरण दिख रही है। दीपक जी, सही कहा आपने कि हम लोग के लिए ये कोई आश्चर्य जैसे शॉकिंग ऐसे न्यूज आया है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग ये चीज बार बार कह रहे थे। लेकिन हम लोग इस बात को समझने की जरूरत हम लोग सभी को है कि क्या हम लोग कहें तो वो बात गलत हो जाती है या वो सही नहीं है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट कहेगा तब ही बात को कही जाएगी कि हाँ ये ऐसा हो रहा है। हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा हर समय कि हर समय हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट आकर के मुहर लगाए, हमारी बात को इंडोर्स करे, तब ये कहा जाएगा। और तीसरी बात दीपक जी ये भी है कि क्या फर्क पड़ेगा। मैं ये जानना चाहता हूं आज हमारे साथ जो लोग बैठे हैं, मतलब आपके दर्शक से या जो अथॉरिटी हैं, सरकारें हैं, कि ये सब के बावजूद क्या चेंज आने वाला है। मैं उसका बैठे बैठे ये सारी चीजों को सोच रहा था कि क्या लगता है हमारे पैनलिस्ट को, हम लोगों को, मेरे को भी, आपको भी, कि क्या अब के बाद से ये बिल्डर और बैंक का साठगांठ खत्म हो जाएगा। क्या अथॉरिटीज को देखिए, रेरा अथॉरिटीज के बारे में ये दूसरा कमेंट है दीपक जी। पहला कमेंट हुआ था पिछला साल सितंबर में, अगर आपको याद होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रेरा जो है एक रिटायर्ड बाबुओं के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर बन गया है। मतलब इससे शर्मनाक बात कोई हो सकती है क्या? एक भी पिछला अब जो अधिकारी, चेयरमैन, मेंबर जो रिटायर हो गया है या जो अभी बैठे हुए हैं, क्या किसी ने भी एक शब्द कहा उसमें अपना रिजिग्नेशन दे दिया कि ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कही, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। हम लोग की चमड़ी इतनी मोटी हो गई है दीपक जी कि चाहे सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर सकता है, उसके हाथ में क्या है, जजमेंट पास करना, उसके बाद खत्म हो जाती है बात। तो मेरा कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर बहुत अच्छा ऑर्डर है, कोई इसमें डाउट की बात नहीं है। लेकिन मेरे जो अधिकारी जो इस पे काम करेंगे, जिसकी वजह से ये चीजें ठीक होंगी, वो कब जागेंगे, बड़ा सवाल इस बात का है। आदित्य जी, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया है कि जो आईआरपी यानी अंतरिम समाधान प्रोफेशनल सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। कई मामलों में हमें होम बायर्स ने शिकायत की है कि आईआरपी ही समाधान में व्यवधान बन जाते हैं। यह कितनी बड़ी चिंता है? ये 333 दिन का समय होता है सीआईपी प्रोसीडिंग को कंक्लूड करने के लिए। बट मैंने तो अपने लाइफ में जब से आईबीसी आया, कोई ऐसा प्रोजेक्ट या कोई ऐसी प्रोसीडिंग नहीं देखी जो 333 में क्लोज हो गई हो। और आईआरपी इन मोस्ट केसेस, आईपीबीआई ने कहा है कि वो बिल्डर या पुराना जो डेवलपर है, एक्स मैनेजमेंट जिसको हटाया गया है, उसके इशारों पे काम करते हैं और अगेंस्ट बायर्स इंटरेस्ट काम करते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इनफैक्ट सीबीआई रिपोर्ट भी इसलिए कंटेम्पलेट की जा रही है क्योंकि आईआरपीज और बिल्डर्स ने रिप्लाई ही नहीं डाला है सुप्रीम कोर्ट में। अब रेरा तो छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट में ये रिप्लाई नहीं करना चाह रहे हैं कि प्रोजेक्ट स्टॉल्ड है, नहीं बने हैं, क्यों नहीं बने हैं, पैसा कहाँ गया। क्योंकि आज आईआरपी मैनेजमेंट की पोजीशन में बैठा हुआ है और ये प्रोजेक्ट्स मेजरली वो हैं जो इंस्टॉलमेंट हो गए हैं। तो ये जो बैंक और बिल्डर की साठगांठ है ना, उसको डिनाई ही नहीं कर सकते हैं। बहुत आसान है कहना कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि ये लोन प्रोग्राम्स ने लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी है एक एक बेचारे इंडिविजुअल होम बायर की। वो आज साइकिल का लोन नहीं ले सकते, उनका सिबिल डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और आप कह रहे हैं एस्क्रो अकाउंट में पैसे डालेंगे, आप क्यों डालेंगे जब आपने देखा ही नहीं कि उसका सैंक्शन हुआ है नहीं हुआ है, कितना बिल्डिंग बना है। आप पहले दिन 90% पैसा दे रहे हैं अगर बिल्डर को, तो वो उसको मिसयूज करेगा। आपको स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन चेक करनी चाहिए, बाकी का पैसा क्यों डिसबर्स करें? क्योंकि एक बार आपकी बैंक की पॉकेट चला गया, चाहे वो एस्क्रो में हो, वो वापस तो आ नहीं रहा है और आप उसकी लायबिलिटी डालेंगे होम बायर पे, बिल्डर पे नहीं डालेंगे।
आशुतोष जी, बैंक किसी प्रोजेक्ट को फंड करते हैं तो उनका ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस क्या होता है? जाहिर है प्रॉपर सिक्योरिटी निश्चित होने के बाद ही प्रोजेक्ट को फंडिंग होती होगी। उस पर उन्हें बायर से होम लोन का बिजनेस भी मिलता है। फिर अगर प्रोजेक्ट पर कोई संकट आता है तो घर खरीदार क्यों अटकता है? क्योंकि बिना घर के वो पैसा देता है, अटकने के बाद आस भी नहीं रह जाती है कि कब घर मिलेगा, लेकिन बैंक ईएमआई बराबर वसूलते रहते हैं। क्या ये जाती नहीं है? बैंक पहले प्रोजेक्ट को अप्रेज करता है, प्रोजेक्ट ही पहले वो अप्रूव होते हैं। कई जगह ऐसा है, कई बैंकों में ऐसा है, वो कहते हैं अगर 2 बड़े बैंकों ने पहले ही अप्रूव किया है तो आपको फिर से रीइन्वेंट करने की जरूरत नहीं है व्हील की। तो कोई दूसरे बैंक्स जो हैं वो उनके अप्रूवल के बेसिस पे उसको एम्पैनल कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो भी बायर अगर आएगा तो उसको हम होम लोन सैंक्शन करेंगे बेस्ड ऑन हिज कैपेसिटी टू रीपे। तो इंडिविजुअल की कैपेसिटी भी देखी जाती है और प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर पाने की या उसको एग्जीक्यूट कर पाने की जो बिल्डर की कैपेसिटी है, उसकी जो टाइटल्स हैं वो क्लीन है कि नहीं, वो इनकम्बर्ड प्रॉपर्टी तो नहीं है, ये सारी चीजें प्रोजेक्ट अप्रेजल में आती हैं। प्रोजेक्ट अप्रेजल एक इसी तरह का प्रोसेस है जैसे किसी टर्म लोन, किसी फैक्ट्री के एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट लोन दिए जाते हैं और उसमें जैसे पूरी ड्यू डिलिजेंस होती है, उस हिसाब से उसकी एग्जीक्यूट करने की क्षमता पर भी आता है। और रही सवाल बात इस बात की कि सब डिलीवरी मतलब पोजेशन दिया नहीं और उसके पहले ईएमआई, तो सब पोजेशन तो 4 साल बाद आता है। अगर ईएमआई 4 साल बाद ले तो कंपाउंडेड इतना ज्यादा बर्डन आ जाएगा कस्टमर के ऊपर कि वही नहीं रीपे कर पाएगा। तो जो ग्रेजुअल ईएमआईज हैं वो कई बार ग्रेडेड ईएमआईज होती हैं। मतलब उनको ईएमआई नहीं कह सकते आप, मंथली इंस्टॉलमेंट कह सकते हैं, क्योंकि ईएमआई तो इक्वेटेड है। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जो है एक कांस्टेंट अमाउंट है जो अगले 20 साल तक चलेगा। और इन्फ्लेटरी इकोनॉमी में अगर आप आज लोन ले रहे हैं तो ये अज्यूम किया जाता है कि जो व्यक्ति ले रहा है उसकी इनकम, उसकी फैमिली इनकम वो ग्रो करेगी। अभय जी, न बैंक न बिल्डर आईबीसी का सहारा लेकर भी दिवालिया प्रक्रिया के जरिए प्रोजेक्ट को फंसाना और रेरा के कार्यों से निराशा जाहिर करना, ऐसे में घर खरीदार क्यों प्रोजेक्ट की चकाचौंध लुभावने वादों में फंस रहे हैं? जागरूकता की कमी क्यों है इतनी ज्यादा? आप ये बात को समझेंगे कि जिस तरह से उनको दिखाया जाएगा विश्वास तो उसी के बेसिस पे बनेगा। मेरे आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही, आप मेरे को बताइए आपका चैनल छोड़ के कितने चैनल ने इस बात को उठाई कि लोगों को पता चले कि भाई ऐसा भी हो रहा है, रेरा डिसअपॉइंटिंग है। कितने लोगों को पता चलेगा? आप बताइए, जो आपके दर्शक हैं वो देखेंगे तो उनको पता चलेगा। बाकी कितने चैनल, इतनी बड़ी 3 बड़ा जजमेंट और एक इतनी बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने कर दी, आपको नहीं लगता कि फ्रंट पेज न्यूज होनी चाहिए थी? कितने प्रिंट हाउस ने, मीडिया ने इसको अपने उसमें छापा, तो कहां से अवेयरनेस आएगी? आप मेरे को बताइए। ये जो कंस्ट्रक्शन वाइज, स्टेज वाइज जो पैसे लेने की बात है वो अपने आप में बहुत फाल्टी है। उसको मैंने हर लेवल पे उठाया है, मैं आज आपके चैनल पे भी बता दे रहा हूं। इन्होंने क्या कह दिया, जब आप फाउंडेशन करेंगे तो 10%, जब आप 1 तल्ला कर देंगे तो और 10%। अरे फाउंडेशन मान लीजिए 10 तल्ले की बिल्डिंग है तो 9 तल्ला आप खाली कास्टिंग कर दिए तो 90% कंप्लीट हो जाता है क्या? वो उसके बाद क्या बाकी सारे काम नहीं है क्या? तो आप 90% बोल करके पैसे ले लेते हैं, जबकि उसमें बिल्डिंग में खाली मान स्केलेटन है उसमें 9th फ्लोर का और कुछ भी नहीं है। वो एक्चुअली 50% भी कंप्लीट नहीं है। मैंने इस बात को भी उठाया है मिनिस्ट्री में, आपके सामने भी रख रहा हूं कि स्टेज जो है वो कौन डिफाइन करेगा? सब कोई तो डिफाइन करेगा ना कि कितना परसेंटेज में माना जाएगा कि कितना परसेंट कम। वो बिल्डर खुद ही डिफाइन कर ले रहा है, बैंकर उसको मान ले रहे हैं, उसके बेसिस पे पैसा दे रहे हैं, और जिम्मेदारी सारी मेरी हो जा रही है। बिल्कुल है सर, इस पे आशुतोष सर, तो अत्याचार हो रहा है ना, ये तो होमवेयर के साथ अत्याचार हो रहा है। और सारी की सारी संस्थाएं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो अथॉरिटीज हो, चाहे वो बैंक इवन मिनिस्ट्री के लोग हो, कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं। ईएमआई है वो अल्टीमेटली, आप वो क्या बोलते हैं, घी खिचड़ी में गया वो क्या मतलब वो जैसा वाला वो है ना। ईएमआई एक बहुत ही सुगम तरीका है ये बताने का कि आप इतने रुपए अगर महीने के देते रहे और अगले 25 या 30 साल तक देते रहे तो आपका लोन पे हो जाएगा। ये जो पूरा मॉडल है, ये मॉडल सुगमता के आधार पर बताया गया जो कि आसानी से समझ में आ सके। प्रॉब्लम यह है कि डिसबर्समेंट ऐसी होगी, घर भी नहीं मिल रहा है, उस पे आप लोन पे ईएमआई देनी पड़ रही है। तो घर तो मिला नहीं है और पूरा लोन स्टैंडिंग हो चुका है। 100 रुपए लिया था, उसके 400 रुपए लौटाने हैं मेरे को। और बैंक सिर्फ होम बायर पे इन्वेस्टिगेशन और उसके अगेंस्ट एक्शन ले रहा है। बिल्डर जो जॉइंटली लायबल है उससे कुछ भी नहीं कहता, बिकॉज वो अब इंसॉल्वेंट है तो उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं हो सकता। और लिक्विडेशन में आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा, सबको पता है, हेयर कट है, तो आप वहां जाते ही नहीं है। जो आर्म ट्विस्टिंग है होम बायर की, वो प्रॉब्लमैटिक है। और जिस तरह से लोन डिसबर्स हुए थे मिसगाइड करके, वो दूसरी प्रॉब्लम है। ईएमआई देने से कोई नहीं शाय हुए कर रहा, सब देंगे अगर घर देंगे। पूरे डिबेट में हम एक चीज भूल जा रहे हैं कि इसमें एक जो इंपॉर्टेंट जो इंटरेस्टेड पार्टी है वो बैंक भी है।
अगर लोन नहीं रीपे होता है तो ठीक है, मैं तो पूरी तरह मान रहा हूं कि एक खुदरा रिटेल होम बायर ज्यादा तकलीफ महसूस करता होगा, लेकिन बैंक भी जो है, बैंक की बैलेंस शीट भी जो है वो हिल जाती है अगर वो रीपेमेंट नहीं आता है तो। और आपने देखा रिकैपिटलाइज करना पड़ा इंटरप्ट बैंक करूंगा को। मैं आपको। सर, बैंक ऑफिशियल्स को मैंडेट्स हैं कि वो लोन अप्रूव करें बहुत सारे, ये डिनाइबिलिटी नहीं है, वो अपने शीट को बढ़ाने के लिए किसी भी तरह के लोन अप्रूव कर देते हैं। ये बात आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि आज आप बैंक पे जाइए, आपके पीछे 4 लोग आएंगे कि अब लोन ले लीजिए। आप मानिए, ये बैंक के पूरे जो कार्य व्यवस्था है उसमें प्रॉब्लम है। आदित्य जी, बैक टू बैक सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों के बाद घर खरीदारों को उम्मीद की किरण दिख रही है। उनके लिए क्या राय होगी जो इस तरह के प्रोजेक्ट में अटके हुए हैं? सर देखिए, कि सुप्रीम कोर्ट और एपेक्स कोर्ट कभी भी कोई डिसीजन लेती है तो एक उम्मीद की किरण तो जगती है, आप सही कह रहे हैं। बट हमें लगता है कि अगर सीबीआई जांच होगी तो बहुत कुछ निकल के आएगा कि ये फ्रॉड किस लेवल पे है और किस तरह से हुआ, ताकि ये आगे दोबारा ना हो। क्योंकि आज हमने यूफोरिया दोबारा देखा है रियल एस्टेट मार्केट में, ताकि ऐसे लोन्स दोबारा ना आए, कम से कम ये सिक्योरिटी मिलेगी। आगे का जो जर्नी है वो थोड़ा ज्यादा बेटर होगा होम बायर का, और एक सिस्टमैटिक चेंज आएगा, वो उसके लिए शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अबे सर, आपका क्लोजिंग रिमार्क? जी, मैं तो यही कहूंगा कि अगर हम लोग सारे लोग जो आपने कहा कि ऐसे जो लोगों का जो विश्वास, मतलब इतना के बावजूद भी लोग, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से फिर से कह रहा हूँ कि जितने भी होम बायर घर खरीदार हैं उनको पहली बात तो अंडर कंस्ट्रक्शन में जाना ही नहीं चाहिए आज की डेट में भी। और मैं ये कहना चाहता हूं, जब आपने कहा, मैं पिछला बार इसको जोड़ना भूल गया, अभी जोड़ रहा हूं कि रेरा है तो भरोसा है, ये यूपी रेरा बार बार कह रहा है। मैं एक सवाल उनसे पूछता हूं, आके मेरे को जवाब दे दे कि किस बात का भरोसा है। घर मेरे को टाइमली मिल जाएगा, मेरे को सारी फैसिलिटीज एमिनिटीज जो प्रॉमिस की गई है वो सारी की सारी मिलेगी मेरे को कोई एक्स्ट्रा पेमेंट, कोई एक्स्ट्रा सुपर बिल्टअप एरिया, एक्स्ट्रा बिल्टअप एरिया, होल्डिंग चार्जेस, ये सब किसी चीज का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। मेरा जो एग्रीमेंट होगा वो वन साइडेड नहीं होगा। किस बात का भरोसा है? जब तक हमारे लोग, हमारे पूरे के पूरे जो लोग हैं इसको सवाल नहीं करेंगे। आज कोई यूपी रेरा के, आप दीपक जी मिलते होंगे, आप उनसे पूछिए कि आप ये बार बार हर जगह ट्वीट में बोलते हैं, सब जगह बोलते हैं कि रेरा है तो भरोसा है। किस चीज का भरोसा है मैं जानना चाहता हूं, मेरे को बताएं वो। और अगर इस तरीके से अगर अथॉरिटी बोलती है और सारे लोग सुनते हैं तो देखिए ये आप मिसलीड कर रहे हैं लोगों को जबरदस्ती जिस जहां पे भरोसा नहीं करना चाहिए वहां पे भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित कर दे रहे हैं और लोग उस ट्रैप में आ जा रहे हैं, और लोगों को इन सब चीजों से बचना चाहिए। आशुतोष जी, आपका क्लोजिंग रिमार्क क्या होगा? एक बैंकर के तौर पर मैं यही कहूंगा, जितनी ज्यादा पारदर्शिता रहेगी संविदाओं में, कॉन्ट्रैक्ट्स में, और जितना सुगम होगा एक रिटेल होम लोन बोरोवर के लिए लोन लेना और उसको जो प्रॉमिस किया गया वो दिया जाए, उतना ही बैंकर के लिए भी ये लाभप्रद है, क्योंकि समय से उसकी किस्तें आएंगी, उसकी बुक साफ रहेगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या, कब एसआईटी गठित होगी, सीबीआई जांच कब होगी, जिन मुद्दों पर एससी ने टिप्पणी की है उसमें गति कैसे आएगी। तो ये समझते हैं एक और खास मेहमान से जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर एडवोकेट एमएल लाहौटी से। बताइए सर, आगे क्या? देखिए, एक बात स्पष्ट समझिए, सुप्रीम कोर्ट का संदेश ही काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और ये भी एक बहुत सीनियर बेंच है। जैसा कि मैंने कहा, जस्टिस सूर्यकांत जो है हमारे नवंबर के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। उन्होंने अभी तो मात्र संकेत दिया है, इसके ऊपर सरकार को जो सीबीआई है, जो एसआईटी फॉर्मेशन है, उस पर काम करना होगा। और ये केस यहाँ समाप्त नहीं हो रहा है, ये तो प्रारंभ है। हाँ, नेक्स्ट स्टेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट ये जरूर पूछेगा कि क्या संज्ञान या जो संदेश हमने दिया था उसको कार्य में परिणत करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं। ये मान के चलिएगा, क्योंकि मैंने जैसा इशारा किया था, ये पहली बार नहीं है। 2019 में आम्रपाली के अंदर भी ये जो कोल्यूशन है ऑथोरिटीज़ का, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऑथोरिटीज़ का, बैंक का और जो बिल्डर है, ये सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने बहुत विस्तृत रूप से इसका एक्सप्लेन किया था। और अब फिर जस्टिस सूर्यकांत को इसके ऊपर टिप्पणी करनी पड़ी, क्योंकि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा उसका कुछ भी कोई असर नहीं हुआ, जो एक बहुत सीरियस बात है। रादर एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग होनी चाहिए थी
किंतु कौन करेगा, होम बायर थक जाते हैं जैसा कि मैंने पहले कहा। और अब यदि हुआ है और ये केस प्रारंभ हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, मेरे को पूरी उम्मीद है कि सरकार अपने आप कोई कार्रवाई करेगी। एसआईटी का गठन तो सरकार को करना है, सरकार को सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करना होगा किस प्रकार की एसआईटी बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उसके बाद ये कार्रवाई आगे चलेगी सुप्रीम कोर्ट में। उम्मीद है इस मामले पर एक्शन जल्द हो, लेकिन समझने वाली बात यह है कि रियल एस्टेट एक बड़ा बाजार है जिसके 2030 तक $1 ट्रिलियन होने की उम्मीद की जा रही है। इस बाजार में बिल्डर, बैंकों के लिए व्यापार और लाभ की संभावनाएं हैं, लेकिन घर खरीदारों को लाभ नहीं चाहिए, घर चाहिए, उनके अधिकारों की सुरक्षा चाहिए। दुर्भाग्य से तमाम लोकल अथॉरिटीज रेगुलेटर होने के बाद भी उनके बुनियादी अधिकारों के लिए सर्वोच्च अदालत को बार बार आगे आना पड़ता है। इसी के साथ अभय जी, आदित्य जी, आशुतोष जी और लाहौटी सर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज प्रॉपर्टी प्लस में इतना ही। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।